चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट जो हैं इनको मुश्किल लगते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको हम एमसीक्यूज भी बोलते हैं, तो ये अक्सर स्टूडेंट को मुश्किल क्यों लगते हैं? एमसीक्यूज में फुल मार्क्स आप कैसे हासिल कर सकते हो? एमसीक्यूज को हल करने का एक ट्रिक भी आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं, और एमसीक्यूज को आप किस तरीके से हल करें जिससे आपके एमसीक्यूज में फुल मार्क्स आ सकते हैं। अब स्टूडेंट कौन सी एक ऐसी गलती करते हैं जिससे उनके एमसीक्यू जो हैं वो गलत हो सकते हैं? इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको आज मिलने वाले हैं, इसलिए आपने आज की वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है। और एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कोई भी टॉपिक स्किप किया है तो आप इस वीडियो को इधर ही स्टॉप कर दें। आप पहले इस चैप्टर की तमाम वीडियोस को देखें और उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ऐसा क्यों है, इसका आंसर भी मैं वीडियो में आगे चल के आपको देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस 1 जो है उसको देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट जो है वो एमसीक्यू गलत इसलिए कर बैठते हैं क्योंकि एमसीक्यूज की स्टेटमेंट जो है उसको नहीं पढ़ते। एमसीक्यूज की जब आप स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यूज की जो चॉइस दी होती हैं उनको टिक करने में या सही आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और इसी वजह से अक्सर स्टूडेंट अपना एमसीक्यू गलत कर बैठते हैं क्योंकि वो एमसीक्यू की जो स्टेटमेंट होती है उसको ध्यान से रीड नहीं करते। तो हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जो है इसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। ए ऑप्शन उसने कहा एनी डाटा यानी कोई भी डाटा, बी ऑप्शन उसने कहा रॉ डाटा है कि यानी कि फालतू डाटा जो उसको होता है उसको हम बोलते हैं रॉ डाटा, सी में उसने कहा प्रोसेस डाटा, और डी में उसने कहा कि लार्ज डाटा। अब सबसे पहले आपको बता दें कि एनी डाटा मीन कोई भी डाटा आपके पास हो सकता है। रॉ मटेरियल बी ऑप्शन उसने कहा ये फालतू डाटा होता है, मतलब जो हमारे काम की चीज नहीं होती वो फालतू हम उसको बोल देते हैं। और प्रोसेस डाटा क्या होता है? अब जब डाटा कोई भी हमारे पास आता है, रॉ मटेरियल जो होता है उसको हम डाटा बोलते हैं, यानी फालतू डाटा हमारे पास जो है रॉ मटेरियल जितना भी उसको हम डाटा बोल देते हैं कि ये हमारे पास फालतू चीज है। अब प्रोसेस डाटा जो होगा उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन है। तो उसने यही पूछा था इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो इसका जो एमसीक्यू का जो ऑप्शन हमारा है वो सी बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें हमने कहा है कि प्रोसेस डाटा। तो इसका मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा प्रोसेस डाटा। यहां पे मैं लिख देता हूं। तो इसका सही आंसर सी है जो कि प्रोसेस डाटा है। अब हम एमसीक्यूज नंबर 2 जो है इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 की स्टेटमेंट है, कहता विच इज द मोस्ट सुटेबल मीन ऑफ रिलायबल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एंड अर्थ। कहता सैटेलाइट और जमीन के दरमियान मुनासिब और ज्यादा तेज कम्युनिकेशन का जरिया कौन सा है? आपने वो सोर्स बताना है। ए ऑप्शन उसने कहा कि माइक्रोवेव्स, बी ऑप्शन उसने कहा कि रेडियो वेव, सी ऑप्शन उसने कहा कि साउंड वेव, डी ऑप्शन उसने कहा कि एनी लाइट वेव। अब जब हम बात करते हैं वेव्स की, रेडियो वेव्स की बात करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, या साउंड वेव की या एनी लाइट वेव की हम बात करते हैं, तो ये वेव जब किसी ऑब्स्टिकल से टकराती हैं तो टकराने के बाद ये इनका सिग्नल जो होता है या वेव की जो एनर्जी होती है वो कमजोर हो जाती है। तो इसलिए माइक्रोवेव का हम इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव जो होती है चारों ओर फैल रही होती हैं। तो स्पेस से हमने जब सैटेलाइट यानी जो होते हैं स्पेस के अंदर, उनसे हमने सिग्नल अर्थ पे भेजने हैं तो हम माइक्रोवेव जो होती हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए एमसीक्यूज नंबर जो 2 है इसकी जो बेस्ट चॉइस है वो ए है, माइक्रोवेव्स।
एमसीक्यूज नंबर थर्ड जो है इसकी अब हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एमसीक्यूज नंबर थर्ड की स्टेटमेंट को रीड करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एमसीक्यूज जो होते हैं वो आपको मुश्किल क्यों लगते हैं। एमसीक्यूज के मुश्किल लगने की वजह ये होती है कि आप बुक के अंदर जो आर्टिकल रिलेटेड टू एमसीक्यूज होते हैं या सारे आर्टिकल जो चैप्टर के अंदर होते हैं उनको आप अच्छी तरह से स्टडी नहीं करते। जब उनको आप अच्छी तरह से स्टडी नहीं करेंगे, आप बुक की एक एक लाइन को रीड नहीं करेंगे, तो एमसीक्यूज आपको मुश्किल लगते हैं। और एमसीक्यूज मुश्किल लगने की वजह एक ये भी है कि अक्सर औक़ात आप एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते। जब आप एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इस वजह से आप जल्दी में चॉइस लगाने की कोशिश करोगे और वो आपका एमसीक्यू जो है वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो यही मिस्टेक करते हैं। तो इसलिए जब भी आपने एमसीक्यूज को हल करना हो, एमसीक्यूज को आपने करना, तो आप बुक के अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं, मतलब जो आपकी बुक के अंदर जो सारे हमारे पास टॉपिक्स होते हैं उनको आपने अच्छी तरह से रीड करना है और उन टॉपिक की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है। जहां पे आपको लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करने के बाद आप जब सारे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे तो रिवाइज करने के बाद आप एमसीक्यूज पे टिक करें तो आपको एमसीक्यूज मुश्किल नहीं लगता और एमसीक्यूज में आपके फुल मार्क्स भी आते हैं। और एमसीक्यूज को हल करने का ये बेहतरीन तरीका है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इस तरह से एमसीक्यूज हल करते हैं तो आपके एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स आते हैं। अब स्टूडेंट्स कौन सी गलती करते हैं कि जिससे उनके एमसीक्यूज हैं वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसका आंसर मैं वीडियो में आगे चल के देता हूं। तो स्टेटमेंट एमसीक्यूज नंबर थर्ड की हम पहले रीड कर लें और इसके बाद इसी की चॉइस को पढ़ेंगे, फिर बेस्ट चॉइसेस में से देखते हैं। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। अब कंप्यूटर का बुनियादी ऑपरेशन कहता क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन है, यानी आप कह सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी रियाजी का जो ऑपरेशन होते हैं। अर्थमेटिक बेसिकली रियाजी को हम बोलते हैं। और बी ऑप्शन उसने कहा कि नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशन है कि रियाजी के ऑपरेशन इस्तेमाल नहीं होते। सी ऑप्शन उसने कहा कि लॉजिकल ऑपरेशन इस्तेमाल होते हैं। लॉजिकल यानी कि इसमें हमारा बाइनरी वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं और 0 और 1 का सिस्टम चलता है। और उसके बाद जो हमारे पास डी ऑप्शन उसने कहा कि बोथ ए एंड सी। अब जब हम कंप्यूटर पे कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझ नहीं पाता, तो कंप्यूटर उसको क्या करता है? कंप्यूटर सबसे पहले उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर लेके जाता है, यानी बाइनरी सिस्टम के अंदर लेके जाता है, उसको 0 और 1 के डिजिट्स में लेके जाता है। तो जब उसमें ले जाता है आपकी इंफॉर्मेशन जो आपको कंप्यूटर को फराहम करते हो, तो आपको कंप्यूटर उसका आंसर करता है। फिर वो आंसर जब करता है तो दोबारा से वो कंप्यूटर फिर से आपकी लैंग्वेज में कर देता है, जिससे आपका जो भी क्वेश्चन होता है वो आपको हल होकर मिल जाता है। यानी कंप्यूटर के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन भी होता है और उसके साथ साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ साथ क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिक गेट्स हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 16 में, वहां पे भी आपको बताया था। तो लॉजिकल ऑपरेशन में मतलब हम 0 और 1 यानी बाइनरी सिस्टम जो है इसमें चल रहा होता है। तो इसलिए इसकी बेस्ट चॉइस जो है वो डी है, जिसमें उसने लिखा है कि बोथ ए एंड सी। तो ये हम यहाँ पे इस एमसीक्यूज का आंसर आपको बता देते हैं। एमसीक्यूज नंबर थर्ड का इसका ऑप्शन डी है जो कि बेस्ट चॉइस है, और ये है ए एंड सी। अब एमसीक्यूज नंबर 4 जो है इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहते हैं ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। किसी भी कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग है वो कौन सा है? जैसे इंसान का दिमाग होता है ऐसे कंप्यूटर का भी दिमाग है, यानी कंप्यूटर भी सोचता है, कंप्यूटर भी चीज़ों को निकाल के आपको देता है। तो ये कहाँ से प्रोसेस होता है? तो हमने कंप्यूटर की वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ आए बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कैसे अपनी परफॉर्मेंस देता है, कैसे इनपुट और आउटपुट का सारा प्रोसेस होता है। तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी चाहिए। तो चॉइस नंबर ए उसने कहा कि मॉनिटर। अब मॉनिटर की स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन जो होती है बेसिकली वो मॉनिटर ही है। जैसे एलईडी होती है ऐसे मॉनिटर, जस्ट लाइक जैसे टीवी होते थे वैसे मॉनिटर होते हैं। तो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। मेमोरी है, मेमोरी के अंदर डाटा सेव होता है।
और सी उसने बोला है, ऑप्शन जो इसका सी है वो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और डी ऑप्शन उसने बोला कंट्रोल यूनिट जो इसको कंट्रोल करता है। तो इसकी जो बेस्ट चॉइस है वो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो सारी इस चीजों को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। यानी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें फिर आगे प्रोसेसर लगे होते हैं और ये सारा एक बड़ा ही अच्छे अंदाज से कंप्यूटर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसका मतलब इसकी जो बेस्ट चॉइस है वो सी है जो कि सीपीयू है। एमसीक्यूज नंबर 4 की बेस्ट चॉइस सी जो कि है सीपीयू। अब हम एमसीक्यूज नंबर 5 जो है इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग, इसमें से उसने पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोसेसिंग का नहीं होता। ए ऑप्शन उसने कहा अरेंजिंग, अरेंजिंग मीन तरतीब देना, और हमें पता है कंप्यूटर डाटा को तरतीब देता है, अरेंज करता है। बी ऑप्शन उसने कहा मैनिपुलेटिंग यानी कि जोड़ तोड़ करना। सी ऑप्शन उसने कहा है कैलकुलेटिंग यानी हिसाब किताब करना, हमें पता है कंप्यूटर हिसाब किताब भी करता है। डी ऑप्शन उसने कहा गैदरिंग यानी इकट्ठा करना। अब प्रोसेस डाटा हमने बोला था कि प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब कंप्यूटर के पास जो भी डाटा यानी कि होता है रॉ मटेरियल होता है जिसको हम रॉ मटेरियल को डाटा बोलते हैं, फिर उसके बाद कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को यानी कि जब प्रोसेस डाटा होता है यानी डाटा की प्रोसेसिंग करता है, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, इंफॉर्मेशन आता है। तो इसका मतलब इसमें से जो बेस्ट चॉइस है वो डी है, गैदरिंग यानी इकट्ठा करना जो है ये अमल प्रोसेसिंग में नहीं है। तो इसलिए इसकी बेस्ट चॉइस डी है जो कि गैदरिंग है एमसीक्यूज नंबर 5 का। एमसीक्यूज नंबर 6 की स्टेटमेंट को अब हम रीड करते हैं। कहते फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग। आपको एमसीक्यूज दिए हुए, उसने चॉइस दी हुई है, उसने पूछा है कि आप बताएं कि किस में से यानी कि मदरजा ज़ैल जो ऑप्शन उसने दिए हैं ए बी सी डी चॉइस दी हुई हैं इनकी बात कर रहा हूं मैं। तो कहता है इनमें से आपने बताना है किससे आप हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। बुक, एक किताब जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10th की आपकी बुक की बात कर लूँ तो इसमें एक फिजिक्स के जो चैप्टर्स दिए हुए हैं तो आप उनके हवाले से ही मालूमात हासिल कर सकते हो। बी ऑप्शन उसने कहा टीचर, तो टीचर जो है उस्ताद, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ तो मैं फिजिक्स के अबाउट तो आपको इल्म दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमें ह्यूज नॉलेज दें या पाक स्टडी यानी कि पीएस जो है इसके हवाले से दें, या आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी के हवाले से दें, तो मैं इन क्वेश्चंस के आपके आंसर देने से कासर होऊंगा। इसी तरह से कंप्यूटर, अब कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में जो कुछ हमने देना है वही उसने हमें करके देना है, यानी जो हमने इनपुट देनी वही आउटपुट उसने हमें करके देनी है। अब ये तो नहीं है हम कंप्यूटर से कहें कि हमें खाना बना के दो, कंप्यूटर खाना बना दे, क्यों, आपने तो खाना उसमें इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब कंप्यूटर खाना नहीं बना के दे सकता आपको। डी ऑप्शन उसने कहा इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या था, इंटरनेट की वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। इंटरनेट जो है ये हमारे लिए वो एक वाहिद चीज़ है जिस पे आप कोई भी चीज़ सर्च करना चाहें, आप दुनिया जहान में जहां भी आप देखना चाहें जो चीज़ आप देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट जो है वो आपको वेब पेजेस के थ्रू वो इंफॉर्मेशन देता है जो आज से 10, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जो लोगों ने उस पर अपलोड की हुई है, या बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा वहां पे पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे लाखों लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, लाखों लोग उस सिस्टम को सारे को इंटरनेट को हैंडल कर रहे होते हैं। यानी इंटरनेट बेसिकली क्या किया हुआ, इसने सारी दुनिया को एक जकड़ के रखा हुआ है। ऐसे आप जहां पे मर्जी हैं इंटरनेट की हर जगह तक रसाई है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो इंटरनेट के बारे में नहीं जानता होगा, या दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां पे इंटरनेट नहीं होगा। तो इंटरनेट के थ्रू आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर लेना चाहें, आप जिस चीज के हवाले से वीडियो देखना चाहें, आप जो भी सर्च करना चाहें वो आसानी के साथ मिल सकता है। तो इसलिए हम इंफॉर्मेशन हासिल करने का हमारा जो एक बेहतरीन जरिया है, यानी कि जहां पे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो है इंटरनेट।
तो इसलिए एमसीक्यूज नंबर 6 की जो बेस्ट चॉइस है वो डी है, जो कि इंटरनेट है। एमसीक्यूज नंबर 7 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल स्टैंड फॉर क्या करता है, ईमेल क्या स्टैंड करता है, यानी आपने ये बताना है कि जो हमारे पास ईमेल है किस शे का मुखफ़फ़ है। ए ऑप्शन उसने कहा इमरजेंसी मेल है, बी ऑप्शन उसने कहा इलेक्ट्रॉनिक मेल, सी ऑप्शन उसने कहा एक्स्ट्रा मेल और डी ऑप्शन उसने कहा एक्सटर्नल मेल। अब इस एमसीक्यूज पे अगर आप गौर करें, इलेक्ट्रॉनिक मेल की हमने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की है, अब उसको देखेगा आपको समझ आएगा कि बेसिकली मेल कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है इसमें, क्या तरीकाकार है। तो इस डिटेल में जाने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। बहरहाल अब इलेक्ट्रॉनिक मेल है ये हमारे पास, ईमेल यानी ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, MEIL मेल है। तो इंटरनेट की जुबान में मेल हम मैसेज को कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है। आप कंप्यूटर के ऊपर अपने मोबाइल फोन के ऊपर कुछ लिखते हो तो यानी कि एक इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में डाटा आपका जा रहा होता है। तो इसका मतलब इसमें जो बेस्ट चॉइस हमारे पास है वो बी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तो एमसीक्यूज नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली इस चैप्टर नंबर 17 के 7 ही एमसीक्यूज थे, वो हमारे कंप्लीट हुए। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको करना चाहूँगा। यानी कि वीडियो के स्टार्ट पे मैंने बोला था कि एमसीक्यूज हैं वो उनमें कौन सी एक ऐसी गलती करते हो जिससे आपके सारे एमसीक्यूज गलत हो सकते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, एमसीक्यूज की जो शीट उनको बोर्ड में मिलती है उसके ऊपर इंक गिरा देते हैं। जब वो इंक गिरा देते हैं वो सोचते हैं कि हमने एग्जामिनर जो है इसको हमने मतलब आप कह लें कि हमने बेवकूफ़ बना दिया है, हम ज़्यादा तेज़ हैं, हम ज़्यादा स्मार्टली मूव कर गए हैं और हम एग्जामिनर्स के मतलब समझ में ये चीज़ आएगी कि ये इंक वैसे गिर गई है, बाई चांस गिर गई है। आप इन्विजिलेटर से बोलते हो कि मुझे शीट चेंज कर दें, वो आपको शीट चेंज करके नहीं देता। आपने एक एमसीक्यूज की खातर पूरी शीट पे इंक गिरा ली, जिस वजह से क्या हुआ, आपके सारे एमसीक्यूज गलत हो गए। तो ये वजह है जिससे आपके सारे एमसीक्यूज गलत हो सकते हैं। अब एमसीक्यूज को हल करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने टॉपिक रीड किया होता है डेफिनेटली। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल वाले एमसीक्यूज को अगर हम देख लें तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का अगर टॉपिक आपने रीड किया होगा तो आपको फौरन समझ आएगी कि ईमेल किसको स्टैंड कर रही है। इमरजेंसी मेल है। अब ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, मैसेज आपका जाता है, तो इमरजेंसी तो हो नहीं सकता इसमें। अब बात इसमें आती है एक्स्ट्रा मेल है, यानी कोई अजाफी मेल आ गई है, एक एमसीक्यूज ये इसका, और दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑप्शन है, एक एक्सटर्नल मेल है। एक्सटर्नल मेल बाहर की मेल तो कोई हो नहीं सकती, तो आपके पास चॉइस दो ही बची हैं कि या एक्स्ट्रा मेल होगी या इलेक्ट्रॉनिक मेल होगी। अब कोई एक्स्ट्रा चीज है उसका हमने क्या करना है, तो इसलिए इसकी बेस्ट चॉइस आप टिक कर लोगे इलेक्ट्रॉनिक मेल पे। यानी इस तरह से एमसीक्यूज को हल करने का ट्रिक होता है, यानी इस ट्रिक के मुताबिक आप एमसीक्यूज हल करें, आपका कभी भी एमसीक्यूज गलत नहीं होता। जब भी आपके पास 4 चॉइस दी होती हैं एमसीक्यूज में, तो उनको बेहतरीन तरीका हल करने का एक ये भी होता है कि आप उन 4 चॉइस में से देखा करें कि कौन से 2 ऐसे आंसर है जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं। आप उन 2 पे खुद से कट लगा दें, मतलब ये तो हो ही नहीं सकते। अब 2 एमसीक्यूज जो आपके चॉइस रह गई हैं एमसीक्यूज में से, जो 2 चॉइस रह गई हैं उनमें से किसी एक पे टिक लगा दें। इससे आपके एमसीक्यू के सही होने के 50-50 चांसेस होते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 100% गारंटी देता हूं आपके एमसीक्यू सही होने के। बेशक किसी भी एग्जाम का एमसीक्यूज है, बेशक जोन से भी एमसीक्यूज हैं, मतलब मुश्किल एमसीक्यूज है या इजी एमसीक्यूज है, किसी भी एमसीक्यूज को हल करना है अगर आपने, तो आपको जस्ट एक ही चीज पे फोकस करना है, वो ये है कि आपने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। जब आप एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो आप बेस्ट चॉइस लगाने में 90% कामयाब हो जाओगे। अगर आपने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ा, रट्टा लगा के पढ़ा, जल्दी से टिक लगा दी, तो आपका एमसीक्यूज मैं कहता हूं 100% गलत होगा। क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़े बगैर एमसीक्यूज पर टिक करना, आप यानी अपने एमसीक्यू खुद गलत करने की कोशिश कर रहे हो।
तो इसलिए एमसीक्यूज को जब भी आपने करना तसल्ली के साथ क्या करें, कोई इसमें जल्दबाजी ना क्या करें। एमसीक्यूज के लिए टाइम भी बेहतर होता है, मतलब ये नहीं कि एमसीक्यूज के लिए टाइम बहुत कम होता है, आप सोच समझ के एमसीक्यूज लगाया करें और जो ट्रिक मैंने आपको बताए उनको फॉलो किया करें। और एमसीक्यूज को हल करने से पहले आप बुक जिस भी चैप्टर के एमसीक्यूज होते हैं या किसी और सब्जेक्ट के हैं या ओवरऑल आप एमसीक्यू हल करना चाहते हैं, तो जो भी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं उन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझा करें, उन टॉपिक को अच्छी तरह से रीड किया करें, तो फिर एमसीक्यूज को हल किया करें, तो इंशाल्लाह आपका एमसीक्यूज जो है वो गलत नहीं होगा। तो आज की वीडियो जो हमारी एमसीक्यूज की है ये कंप्लीट हुई। इसके बाद हमारी कंसेप्चुअल क्वेश्चन की वीडियो आएगी और उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक जो आपको इसमें बहुत से टॉपिक आपको मुश्किल भी लगते होंगे और चैप्टर थोड़ा कंप्यूटर के लिहाज से है तो आपको समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी, तो इसका एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप चैप्टर को याद कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। तो इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की वीडियो, चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।